आप लोगों को खास तौर से प्रक्रिया वाली बात, जो बीएनएसएस हो गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उसके कार्य, उसके दायित्वों के विषय में है, और अंत में जो पंचायत नामा वगैरह भरा जाता है उसमें आपका क्या रोल है। तो ये विधि की बात है। तो विधि की बात को समझने के लिए कुछ बुनियादी बात भी जानना जरूरी होती है। 10 मिनट 15 मिनट हम प्रारंभिक बात करेंगे। इसके बाद बीएनएसएस में क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट का दशा है, कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है, क्या समझना है। एज ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट हम जो भी बात बताएंगे उसको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि विधि क्या होता है, व्हाट इज लॉ। जो भी कानून की बात है तो विधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज होता है, किसमें एफआईआर दर्ज नहीं होता है, एनसीआर दर्ज होता है। ये भी चूंकि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, रेवेन्यू से जुड़े रहेंगे, आपके पास हर तरह के मामले आएंगे। 107(16) जो होता था 126 135 में आएगा, 144 का मामला 163 में हो गया है। ये सब व्यवहारिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये लोग कोई बताने कष्ट करें कि व्हाट इज लॉ, विधि से क्या समझते हैं, कोई बताए। विधि क्या है, आम भाषा में कहा जाता है कानून। देखिए विधि क्या है, विधि की परिभाषा जो आधुनिक विधि है उस पर विधि शास्त्रियों ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। ऑस्टिन है, सामंड है, लेकिन ऑस्टिन की एक परिभाषा है, विधि जो है लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। विधि जो संप्रभु का समादेश है, चाहे तो लिख सकते हैं। ऑस्टिन कहता है कि विधि संप्रभु का समादेश है, कमांड ऑफ सॉवरेन। और कमांड उस समय पहले की ये व्यवस्था है तो राजा रानियों में होता था, लेकिन आधुनिक भारत में कमांड कहाँ है, संविधान में। भारत के अपने देश में जो कमांड है, सब विधि जो कहाँ से पावर पाती है, संविधान से। तो विधि संप्रभु का समादेश है, या सामान्य भाषा में कहें तो विधि क्या है, विधि नियमों का समूह है। विधि ऐसे लिख लीजिए, विधि जो है समुदाय के सदस्यों को, विधि समुदाय के सदस्यों को शासित करने के लिए नियमों का समूह है। एक आम परिभाषा बता रहा हूं, जैसे कहीं चर्चा में आता है। तो विधि क्या है, समुदाय के सदस्यों को शासित करने के लिए नियमों का समूह है। और विधि शास्त्रियों की ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बहुत पॉपुलर वही जो है, ऑस्टिन कहता है कि विधि संप्रभु का समादेश है, कमांड ऑफ सॉवरेन। सॉवरेनिटी कहाँ होती है, हमारी संप्रभुता किसमें है, संविधान। सभी विधि संविधान से शक्ति पाती है, और कोई भी विधि संविधान के कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, विरोधी होगा, वो अपने आप शून्य हो जाएगा, चाहे पूर्व का हो या बाद का। जो कहा गया है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों के उल्लंघन करता है ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। अब देखिए विधि कितने प्रकार की होती है। सामान्य तौर से विधि को दो भागों में बांटा गया है। एक सामान्य हम बात बता रहे हैं, 5-7 मिनट चर्चा करेंगे, इसको समझ लीजिए, तब आप कहीं भी रहेंगे अच्छा मतलब सीखेंगे, समझेंगे। विधि दो तरह की होती है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में कैसे मामले होते हैं, जिसे दीवानी के जो भूमि से संबंधित, पारिवारिक विवाद, ये सब मामले दीवानी न्यायालयों में चलते हैं। दीवानी मैटर का याद, न्यायालय से नहीं मतलब, सिविल केस। और जो फौजदारी है, मारपीट, आपराधिक, जिसमें दंड की व्यवस्था है, उसको क्रिमिनल मामला का, सिविल और क्रिमिनल। और कोई भी विधि दो, कोई भी हो, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल, जिसे आप लोग ज्यादातर राजस्व के मामले ये सिविल मैटर कहलाएंगे, क्रिमिनल से कम पड़ता है। लेकिन जैसे 107(16) हुआ या 100 ये सब 26 144 हुआ और सब मैटर हुआ, ये क्रिमिनल टाइप के। तो सिविल हुआ और क्रिमिनल, सिविल हो या क्रिमिनल, उसमें भी दो शाखाएं होती है। उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। माने सैद्धांतिक विधि और माने प्रोसीजरल मतलब प्रक्रियात्मक विधि। विधि जो है दो तरह की हुई, सिविल और क्रिमिनल। फिर बांटा जाएगा सैद्धांतिक विधि और प्रयोगात्मक प्रक्रियात्मक विधि। सिविल हो या क्रिमिनल, तो सिविल में जैसे कि ये लैंड लॉ वगैरह है, राजस्व वाले है, उसमें अलग प्रक्रिया दिया है, लेकिन उसकी प्रक्रिया सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में दिया है।
जैसे ये सब मैरिज एक्ट वगैरह हुआ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सिविल लॉ, सैद्धांतिक विधि और प्रक्रिया जो दिया हुआ है सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी। जितनी प्रक्रियाएं सिविल का चलता है वो सीपीसी से, और इसी तरह क्रिमिनल में जिसे आईपीसी था अब वो हो गया बीएनएस। ये है सैद्धांतिक विधि और उसकी प्रक्रिया, माने कौन से काम करने पर क्या अपराध बनेगा ये बीएनएस में दिया है, लेकिन उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कैसे एफआईआर किया जाएगा, कैसे दंड दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया जो है बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी तक जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी। बात समझ में आ रही है कुछ? बोलिए। नहीं, एक विधि नहीं, सिविल का सैद्धांतिक में से हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और जो आपका रेवेन्यू का मामला है उसमें जो है वो सैद्धांतिक विधि है, लेकिन प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी, कैसे नोटिस दिया जाएगा, ये सीपीसी में। और क्रिमिनल लॉ में भी बहुत है, आईपीसी वगैरह, या जितने माइनर एक्ट हैं, आर्म्स एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, या गैंगस्टर गुंडा, ये सब सैद्धांतिक विधि बहुत है, लेकिन प्रक्रिया के लिए सीमित है। सीपीसी और सीआरपीसी, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस कहिएगा, और दोनों के लिए साक्ष्य विधि एक ही है, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, पहले भी वही था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से चल रही थी। तो सभी पुरानी विधि थी, इनको बदलना समय की मांग थी काफी, जो सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए काफी बात हम लोग कम समय में बताने की कोशिश करेंगे, तो उसको भी आप लोग ध्यान से दीजिए। तो हो गया सैद्धांतिक विधि और प्रक्रियात्मक, माने सब्सटेंटिव लॉ और वैसे एडजेक्टिव लॉ है, लेकिन प्रोसीजरल लॉ से भी बात बन जाएगी। अब देखिए विधि क्रिमिनल में आप लोग को क्रिमिनल भी थोड़ा समझना पड़ेगा, सिविल भी समझना। तो जो सिविल मैटर वाले आएंगे सिविल से बताएंगे, हम लोग मूल रूप से जो है कोर्ट केस करते हैं, फौजदारी क्रिमिनल काम करते हैं, उससे जुड़े हुए आपकी बात को बताएंगे कि बीएनएसएस में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ कहाँ आया है, क्या क्या संशोधन किया गया है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा सा उसको जानकारी देंगे। थोड़ा सा एक बात और बताएंगे, जैसे आपराधिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ है, तो एक एफआईआर का मैटर आता है। आप लोग भी जब रहेंगे क्षेत्र में तो एफआईआर की बातें भी आएंगी कि एफआईआर हो रहा है, करना है, तमाम आप भी करेंगे एफआईआर। तो एफआईआर किन मामलों में होता है, कैसे होता है? तो देखिए अपराध बताया, अपराध क्या होता है, अपराध से चाहे तो लिख सकते हैं तो व्हाट इज ऑफेंस, क्रिमिनल लॉ में विधि आप समझ गए, अपराध क्या लिख लीजिए। अपराध से ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है, अपराध से ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है, कार्य या लोप, एक्ट और ओमिशन, कार्य या करना या न करना, लोप ओमिशन का अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रचलित विधि द्वारा, जो तत्समय प्रचलित विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, जो तत्समय प्रचलित विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया। अपराध की विशेषता है कि इसमें दंड होता है, और सिविल के मैटर का जो भी होता है उसमें खर्चा, हर मर्ज की दवा है खर्चा। सिविल मामलों का ये सिद्धांत है कि कोई भी केस चला, जितना नुकसान हुआ उसको भरपाई कर दो, मामला खत्म। लेकिन आपराधिक मामलों में हर्जा खर्चा नहीं होता है, अपराधी को क्या किया जाता है, दंड। तो अपराध वही होगा जिसमें कुछ न कुछ दंड हो, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, 1 महीने का कारावास हो, 10 महीने का हो, आजीवन कारावास, कोई न कोई दंड होना चाहिए। पहले दंड 5 प्रकार का था, अब एक छठा दंड भी सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस आ गई है। इस बार बीएनएसएस में क्या जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा, इसको लिख लीजिएगा। दंड जो है एक छठा जो बढ़ाया गया है, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। इसमें अपराधी को समाज में
कुछ हल्का फुल्का काम करना पड़ेगा, उसको मेहनताना नहीं दिया जाएगा। बस जैसे मंदिर वगैरह में झाड़ू लगाया 1 महीना, चलिए उतना उसको दंड मान लिया गया। इस बार नया प्रयोग है कि अपराधी अपने गुनाह को कबूल करके हल्का फुल्का सेवा करके, छोटे मामलों में, हाँ बड़े मामलों में नहीं, 302 वगैरह, 302 तो नहीं रहा, 103 4 जो भी है उसमें उसको नहीं, छोटे मामले। तो अपराध क्या है? अपराध से लिख लिया है ना, उसको देख लीजिए। अपराध से ऐसा कार्य या लोग, एक्ट और ओमिशन, करना या न करना, जहां ड्यूटी है, मान लीजिए आपको जो काम दिया गया आपको वही आप नहीं करते हैं, वो भी अपराध है, या गलत करते हैं तब भी अपराध है, जिसके लिए कहीं ना कहीं दंड की व्यवस्था होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पीछे बात समझ लेना सब लोग। 5 दंड देखो, पहला है मृत्युदंड, पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और तीसरा है कारावास। कारावास मीन्स 1 महीने का हो सकता है, 10 महीने का, साल भर, 2 साल, लेकिन आजीवन एक अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। तो आजीवन कारावास, कारावास 2 प्रकार का होता है, साधारण और कठोर, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और एक रिग्रेस होता है कठोर कारावास। बस में ना रही ना, मृत्युदंड, डेथ पनिशमेंट, आजीवन कारावास, कारावास का 2 लाइन बना लीजिएगा, साधारण कारावास और कठोर कारावास। और तीसरा है संपत्ति की जब्ती, चौथा संपत्ति की जब्ती, और 5वां है जुर्माना, 5वां है जुर्माना। छठा ये जोड़ा गया है सामुदायिक सेवा, ये नया एक दंड का विधान है। तो कभी आप लोग चर्चा में रहेंगे या कहीं भी एक लीगल पर्सनालिटी हो रहे हैं, इसको जानना चाहिए कि कहीं वार्ता हो तो ये ना कि आप मूर्ख की तरह सुनते रहें और समझ में ना आए। तो देखिए, तो अपराध क्या होता है समझ गए? अपराध जो है 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? किन मामलों में FIR होता है, किसी पता है? कोई एनी पर्सन? अरे अपराधिक में कौन मामले है? मैंने बताया कि अपराध 2 तरह का, चलो लिख लो, संज्ञेय और असंज्ञेय। गुड, लिख लो। अपराध 2 तरह के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। हाँ, और दूसरा इसी का ढंग है जमानती और अजमानती। आप सही पकड़े कि संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, और बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। लेकिन किस मामले में FIR थाने पर पंजीकृत होगा, FIR, और कुछ में NCR। कुछ मामले हैं जिसमें FIR दर्ज होता है और कुछ मामले हैं जिसमें NCR। तो संज्ञेय में क्या होता है और असंज्ञेय में क्या होता है? जमानती तो केवल जमानत के प्रयोजनों के लिए है, कुछ अपराध को जमानती बनाया गया है, कुछ अपराध को अजमानती या गैर जमानती। तो जिसमें अजमानती है, नॉन बेलेबल है, गैर जमानती है, उसमें न्यायालय को पावर है कि जमानत दे या न दे। लेकिन जमानती में थाने पर ही आपको अधिकार है कि जमानत मिल जाएगा, और बाय द वे नहीं हुआ तो न्यायालय आपको जमानत निश्चित दे देगी। अब यह कि जमानत भरते हैं तो छूटेंगे बेल बांड, और नहीं तो नहीं छूटेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो किन मामलों में संज्ञेय में क्या होता है और असंज्ञेय में? देखो, संज्ञेय क्या होता है? ऐसा मामला, ऐसा अपराध, लिख लीजिए, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का पावर दिया गया है। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या समझे? जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और असंज्ञेय में पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी, माने उसमें वारंट लेकर ही गिरफ्तार करेगी। असंज्ञेय,
कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय, इसको याद रखिएगा। और जमानती अजमानती को जानना नहीं, जिसमें जमानती है उसमें जमानत हो जाता है, जो अजमानती है उसमें मतलब होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। नीचे खारिज हो जाएगा तो सेशन में जाएगा, सेशन खारिज करेगा तो हाई कोर्ट होगा। लेकिन जमानती में आपको अधिकार है कि जमानत मिलेगा ही मिलेगा, न्यायालय या थाना आपको जमानत पर छोड़ देगा। तो इस बात को आपको जानना चाहिए एज ए नायब तहसीलदार। अब देखिए होता क्या है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज होती है, तो जो मामले संज्ञेय हैं, कॉग्निजेबल है, उसी में एफआईआर दर्ज होता है। बात समझ रहे हैं ना, संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जो असंज्ञेय मामला है उसमें एक एनसीआर चेक करता है, उसमें कोर्ट के आदेश से थाने वाले माने थाना प्रभारी विवेचना करता है और कोर्ट के आदेश पर ही वारंट लेकर गिरफ्तारी करेगा। तो जैसा कि मैं परिभाषा में बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यही मेन अंतर है। अब देखो सबसे बड़ा सूत्र बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, आप तो बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल। जैसे चोरी का मामला, तो अब आ गया है 303, पहले था 379-80 जानते होंगे, या 420 मान लो, या 302 वाले के लिए। तो कैसे जानेंगे कि कोई अपराध कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल? क्या हुआ, आ रहे हैं जा रहे हैं? मोबाइल सब लोग बंद कर लो। जाइए जल्दी, इतना प्रदर्शन मत कीजिए। तो आप लोगों को एक सूत्र बता रहा हूँ, हर ट्रेनिंग में आप लोगों को जानना चाहिए कि कौन से ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, क्योंकि इसी पर पूरी बुनियाद है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसी पर चलता है कि किन मामलों में, देखिए कोई भी पीड़ित है उसके पास दो उपाय, अगर अपराध हो गया किसी के पास तो दो उपाय, या तो थाने जाकर एफआईआर दर्ज करावे, या बाय द वे नहीं दर्ज होता है तो कोर्ट में जाकर परिवार दाखिल करे, कंप्लेंट करता है। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन थाने वाली प्रक्रिया चूंकि स्टेट की तरह चलती है, स्टेट की तरह से अधिवक्ता, सरकारी वकील, शासकीय अधिवक्ता नियुक्त है लड़ने के लिए, उस पर भार कम पड़ता है। अगर परिवार कर देंगे तो पूरा आपका मामला आप पर रहेगा, जितना खर्च आएगा वकील का आपको सहन करना पड़ेगा। लेकिन एफआईआर हर एक मामलों में दर्ज नहीं होता है। बात समझ ना, केवल संज्ञेय मामले में कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसी में दर्ज होगा। जैसे 302 का था अब तक पुराने वाले से, या महिलाओं से संबंधित ऑफेंस है, या संपत्ति से संबंधित अपराध है, या शरीर से संबंधित अपराध है, उसमें भी कैटेगरी थी, कुछ अपराध संज्ञेय था, कुछ असंज्ञेय। जो छोटे मामले हैं माने कम दंड वाले, सामान्य तौर पर उनको नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय का, लेकिन लिखिएगा मत, ये कोई डिफिनीशन नहीं है। और जो थोड़ा ज्यादा सजा वाले हैं 3 साल से अधिक वाले, तो वो जो होते हैं संज्ञेय या कॉग्निजेबल। लेकिन ये भी डिफिनीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ जानने का एक ही सूत्र है कि कौन से अपराध संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय। इसके लिए जो बीएनएसएस बना है नया, या पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 484 धारा था, उसके बाद में एक सूची दिया है, अनुसूची 1। बात समझ रहे हैं, एक टेबल बनाया गया है और उसमें बताया गया है कि कौन से अपराध संज्ञेय है और कौन से असंज्ञेय, कौन अपराध जमानती है, कौन अपराध अजमानती है, किस अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उसमें टेबल दिया। उसमें जैसे पहले लिखा है धारा, मान लीजिए पुरानी किताब खोलते या नई किताब खोलेंगे तो जहां पूरी सीआरपीसी खत्म होती है, बीएनएसएस खत्म होगा और 531 धाराएं हैं नई वाली में, तो जहां लास्ट में खोलेंगे ना एक सूची दिया है, अनुसूची बोलते हैं, उसमें हर अपराध का वर्गीकरण, उसका नाम है क्लासेज ऑफ ऑफेंसेज अंडर दिस बीएनएस। बात समझ रहे हैं ना। उसमें बताया गया कि कौन से अपराध संज्ञेय है, कौन से असंज्ञेय, और कोई सूत्र नहीं है। और किस आधार पर अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, ये पार्लियामेंट का विषय है, इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
जो कानून बन गया वो बन गया। कभी कभी 1 साल वाले को भी कॉग्निजेबल बोल देता है, कभी 7 साल वाले को भी नॉन कॉग्निजेबल। बात समझ रहे हो ना? तो इन मामलों में एफआईआर दर्ज होगा केवल कॉग्निजेबल, एकदम याद रखिएगा। और कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, जमानती है कि अजमानती, ये जानने का सूत्र देखिए, ये किताब भी हम लोग लाए हैं, इसको आप लोग दिखा भी दे रहे हैं। जहां इस समय जो नई किताब लाया गया है बीएनएस, इसमें 531 धाराएं, चाहे तो लिख सकते हैं बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं अब हो गई हैं? 531, 531। और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज, देख लीजिए इसको, ऐसे सारणी बनाया गया है, अपराधों का वर्गीकरण, हिंदी अंग्रेजी दोनों में वर्जन है। तो इसमें ये बताया गया अपराध का वर्गीकरण कैसे किया गया है, और जो कर दिया गया वो फाइनल, इसमें आपको और दिमाग लगाने। तो इसमें पहले इसमें 6 कॉलम बनाया है, पहले ऐसे बना लीजिए एक सारणी, क्लासिफिकेशन आप ऐसे लिख लेंगे ना, ये कभी भूलेगा नहीं। आप लोग खुद ट्रेनिंग भी दे सकते हैं किसी को। जैसे बीएनएस के अपराधों का, जिसे बीएनएस सब बोले, आईपीसी की जगह क्या हो गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का वर्गीकरण। पहले में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लीजिए खड़ा खड़ा। एक आइडिया दे रहा हूं कि आप लोग कभी भी रहेंगे तो आपको ये नहीं कोई बताना पड़ेगा कैसे अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय, थाना वगैरह हमेशा काम पड़ेगा, पड़ता ही रहा होगा। देखिए पहले में लिखता है कि धारा, जैसे बीएनएस की धारा आपको देखना है मर्डर वाली, अब आ गया है 103, बात समझ रहे हैं ना? तो पहले में ऐसे जो भी दिया है सूची, तो बीएनएस की धाराएं 103। दूसरे में लिखा है कि ऑफेंस, उसका क्या नाम है मर्डर, उदाहरण तौर पर बता रहे हैं। तो धारा 103 हाँ अपराध मर्डर 103 वाला ये इधर है। हाँ देखिए 103 का 1 में दिया है, पहले वाले में धारा क्या लिख लिया, 103 का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1, वो धारा 1, हाँ 103 ब्रैकेट में 1 वो धारा कहा जाता है, सब सेक्शन। उसके बाद ऑफेंस का नाम है मर्डर या हत्या। हाँ फिर आगे लिखता है तीसरे कॉलम में दंड, कितना उसके लिए दंड है, उसके लिए कितना दंड है। तो दंड में जैसे 103 का देखेंगे तो मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, आपको जो भी ऑफेंस देखना होगा ये सारणी को खोलेंगे, बिना किसी के पर्यवेक्षण में आप खुद देख करके समझ जाएंगे कि कैसे देखना है। पहले लिखा है क्या है धारा, फिर मर्डर, फिर डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और फिर लिखा है कि संज्ञेय या असंज्ञेय, तो उसमें लिखेगा संज्ञेय, दोनों आप लिख लीजिएगा ऊपर, संज्ञेय या असंज्ञेय। 103 के आगे लिख देंगे कॉग्निजेबल संज्ञेय। बात समझ रहे हैं? और कोई नहीं कि 3 साल सजा है, 2 साल सजा है या ज्यादा खतरनाक अपराध, नहीं, इसको नहीं, बस आपको ये टेबल ही देखना पड़ेगा अनुसूची 1। फिर चौथा कॉलम में है, नहीं चौथा होगा, 5वां में है बेलेबल या नॉन बेलेबल, जमानती या अजमानती। हर अपराध की ग्रेविटी है, जमानती में आपको जमानत का अधिकार है और जमानती में अधिकार नहीं है, न्यायालय चाहे तो दे या खारिज कर दे बिल, तो फिर ऊपर जाना पड़ता है। फिर अगला है नहीं ना अजमानती, नॉन बेलेबल, हाँ 302 जो है, 302 नहीं 103 नॉन बेलेबल है। इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, बेल खारिज होते होते देखे होंगे ना, ये नीचे से जमानत नहीं होती है हत्या वाले में, और इस न्यायालय द्वारा इसका विचारण होगा। 6वां में दिया, ये भी निश्चित रहा था किसके द्वारा विचारण किया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा कि सेशन कोर्ट करेगा या कौन करेगा, ये लिखा होता है।
तो आपको लिख लीजिए किस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। छठवां कॉलम ये है सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय। तो 6 कॉलम समझ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जब जब जाते हैं ना पूछते हैं पुलिस वालों से भी, ये बात नहीं बताते हैं कि कैसे जानोगे कि कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। बात समझ में आ रही है ना? तो यही सूत्र है कि ये अब नया वाले में बीएनएसएस में 531 के बाद एक अनुसूची दिया है, उसमें सब अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। क्यों? ये जो है बीएनएसएस के जो लास्ट में अनुसूची 1 दी गई है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज है, अपराधों का वर्गीकरण। उसी में देखेंगे कि कोई अपराध संज्ञेय है कि, तो इसको समझ जाइए, बुनियाद है। अब नायब तहसीलदार हो जाएंगे, मैंने हो ही गए हैं, तो इसके बाद देखना पड़ेगा, आपके पास मामले आएगा, फिर तहसीलदार हो जाएंगे, साहब देखिए ये ऐसा है, ऐसे क्या होगा, तो आप तुरंत किताब खोलेंगे नहीं, फिर फोन लगाएंगे बताओ क्या होगा। इसमें किताब खोल लेंगे, देख लेंगे मामला कौन बढ़ रहा है। मान लीजिए आप पर हमला ही कोई कर दिया, सर लोक सेवक पर हमला, तो कौन धारा लगी है, इसमें एफआईआर होगा कि एनसीआर होगा। ज्यादा मामला आता है लोक सेवकों पर हमला, कोई मार पीट दिया, ये सब जानना चाहिए कि एफआईआर होगा कि एनसीआर होगा, क्या करना है। बहुत मामलों में कंप्लेंट, परिवार, छोटे छोटे मामले ऐसे भी हैं कि आप लोगों को परिवार भी करना पड़ जाता है, होगा। तो इसी में दिया है सब व्यवस्थाएं ना, कहीं अलग से नहीं होती। आप कितना मन से गहनता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं? बात समझे कि नहीं? नहीं समझे बता दो। हाँ, ये कहाँ दिया है? बीएनएसएस, अब नई किताब याद, सीआरपीसी नहीं, उसी की जहाँ धारा खत्म होती है इसमें शेड्यूल दिया है। अनुसूची 1, 2 अनुसूची है भी जान लो। अनुसूची 2 में तमाम प्रारूप दिया कि सम्मन का प्रारूप कैसे होगा, वारंट का प्रारूप कैसा होगा, तो ये बात आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? बैठ जाइए। हाँ, 103 के 1 में, इसमें 2 हो गया। 103 के 1 में सामान्य मर्डर, अब मॉब लिंचिंग होगा। मॉब लिंचिंग समझ रहे हैं ना? हाँ, भीड़ द्वारा, वो भी धर्म, जात, लिंग ऐसे भेदभाव करते हुए किसी को हत्या 5 या 5 से अधिक लोग करते हैं, 103 के 2 में जाएगा। ये 1 लिखवाएंगे ना तो खंड 2 में जाएगा, मॉब लिंचिंग हो जाएगा। ये व्यवस्था बिल्कुल नई जोड़ी गई है। कुछ व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया और सही किया गया है, जिसके लिए सामुदायिक नहीं, मॉब लिंचिंग समझ लो, शब्द बहुत बढ़िया है, इसका कोई जगह नहीं ले सकता है। किसी भेदभाव करते हैं, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जात के आधार पर नहीं हो जाती हत्या, मॉब लिंचिंग अक्सर आता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था अब कर दिया गया है। इसमें दंड की व्यवस्था ज्यादा है। तो अब तक जो हम बात बताए, थोड़ा सा विधि के संज्ञेय असंज्ञेय, जमानती या जमानती, बात समझ गए आप लोग कि किन मामलों में एफआईआर होगा, किसमें एनसीआर होता है। जिनका थोड़ा बड़ा थाने से पाला पड़ा होगा वो जानते होंगे कि क्या होता है एफआईआर, क्या होता है एनसीआर, क्या होता है परिवार। देखो, एफआईआर का मतलब ये होता है ना कि थाने पर जब संज्ञेय अपराध हुआ, जैसे चोरी हो गई, तो एफआईआर में पुलिस दर्ज करके अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार करे और बिना न्यायालय के अनुमति की विवेचना शुरू कर देगी। ये सब पुलिस का पावर होता है संज्ञेय अपराध। जो असंज्ञेय छोटे लिखा है, छोटे मामले, उसमें आप एनसीआर कर देंगे, हो जाएगा। एक नई किताब होती है, उसको किताब का तो ऑनलाइन कंप्यूटर से होता है, तो दर्ज होगा। उसमें पुलिस कहती है कि जाकर कोर्ट से इसमें अपनी विवेचना का आदेश करो, चाराजोई करो। तो आप कोर्ट से आदेश लगते हैं तब विवेचना करती है, लेकिन अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती। क्रिमिनल में जब तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ तो लगता है कि कुछ हुआ नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो आप लोग अब तक हम प्रारंभिक बात बताएं कि क्या होता है। बताने का उद्देश्य था कि कुछ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात आपको समझ में आ जाए।
बाकी हम ऊपर ऊपर बता के चले जाए कि मजिस्ट्रेट क्या होते हैं तो समझ में आते नहीं। तो विधि क्या है, विधि के प्रकार क्या है, अपराध क्या है, अपराध के प्रकार क्या है, संज्ञेय असंज्ञेय क्या है, FIR किस में होता है, इसको आपको बुनियाद से एक बार चिंतन करना समझना तो बात समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह पर सरकार ने शासन ने बनाया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। बात समझ है ना, इसको चर्चा सुने होंगे। इसमें हम आपका स्थिति बताएंगे, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दंड के कितने न्यायालय हैं, आप उसमें कहाँ हो, फिर जो ये मजिस्ट्रेट होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या है, इनको पावर होता है 144 वगैरह का, ये सब शांति व्यवस्था में किनको पावर होता है जो 129-30 वगैरह होता था, 107-16 होता था। इसके विषय में थोड़ी थोड़ी हम धाराएं नोट कराएंगे बस, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, तो परीक्षा भी होती होगी या न भी हो तो अपनी जानकारी के लिए आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम धारा जैसे दंड बता दिए, छठा दंड तो वो भारतीय न्याय संहिता में। तो इसके बाद आपको अब देखिए जो दंड दोनों हम तुलनात्मक भी बताएंगे कि CRPC 1973 में क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति हो गई, बात समझ रहे हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी, जो भी आप लोग समझ लें दोनों होते हैं आपको। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ज्यादातर जो BNSS है यानी दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें जो व्यवस्था दी गई है उसको हम बताएंगे। तो देखिए BNSS की अध्याय 2 में लिख लीजिए, अध्याय 2 BNSS लिख लीजिए ना 2023 अध्याय 2 में दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन क्या दिया है, दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट की बात नहीं करेंगे, क्रिमिनल कोर्ट की हम लोग बात करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट से जुड़े हैं। सिविल वाले आएंगे, रेवेन्यू वाले तो वो भी बताएंगे। देखिए धारा 6 BNS की हम बता रहे हैं, BNSS की धारा 6 में बताया गया है कि क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, दंड न्यायालयों के वर्ग, दंड न्यायालयों के वर्ग, कौन कौन से दंड न्यायालय, दंड मीन्स जो क्रिमिनल केसेस का निस्तारण करेंगे और उसमें दंड की देंगे, उतना मत लिखिए। दंड न्यायालयों के वर्ग किसमें है, धारा 6 में, जिसमें 5वें पर आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। बाकी देखिए सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से मतलब नहीं, आपका जो कहाँ पोजीशन है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसमें दिया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय है, बात समझ गए ना। कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय है, जैसे सेशन न्यायालय है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट है ना, वो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के मुखिया, जिले के कार्यपालिका के मुखिया कौन होते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के जिला मजिस्ट्रेट। और हमें लगता है कि नीचे आते आते नायब तहसीलदार तक आता होगा। तो बात समझ गए, दंड न्यायालयों के वर्ग में कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आते हैं। और धारा 14 लिख लीजिए, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा आप लोग कभी अवसर मिलेगा तो देख भी लीजिएगा। धारा 14 में लिखा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति धारा 14 कौन करता है, राज्य सरकार, बस इतना लिख लीजिए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 14 में है, सुन लीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितना जरूरत समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करती है, और उसमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, वो नियुक्त करती है, लेकिन एक न एक इस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। फिर जितना जरूरत होगी अपर जिला मजिस्ट्रेट को, और फिर इसी तरह खंड में वो खंड मजिस्ट्रेट को।
तो नियुक्ति किसमें दिया गया है? धारा 14 में। और इतना ही नहीं, राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा विशेष कार्य के लिए, विशेष समय के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति करती है। धारा 15 में, धारा 15 में। होगा नहीं, ये बीएनएसएस से बता रहे हैं। तो राजस्व संहिता वाला पढ़ लेना, आप लोग दिया होगा उसको, हम लोग थोड़ा मास्टर हो सकता है। चलो बढ़िया, याद तो है। धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसमें ये नायब तहसीलदार हैं, एग्जीक्यूटिव है ना। हाँ, इसको जान लेना, क्योंकि हम लोग इससे बहुत जुड़े नहीं हैं। तो देखिए, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो अब बदलाव लाया गया है ना, पहले था कि राज्य सरकार, जानते ही होंगे, इतना कोई नई बात है, राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कृत्य के लिए, एक एरिया के लिए या विशेष काम के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती। लेकिन इसमें चेंजिंग ये किया गया है कि अब एसपी को या उसके इक्विवेलेंट कोई भी अधिकारी हो, एसपी को भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। बात समझ रहे ना? तो ये चाहे तो इस बात को यहाँ लिख सकते हैं कि एसपी या उसके पंक्ति का कोई अधिकारी भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता। ये व्यवस्था पहले नहीं थी। अरे ये सब नहीं, पावर जिसका है उसका रहेगा, जाएगा कहाँ? जहाँ कमिश्नरेट रहेगा वहीं बनाएगी ना। ये मतलब चेंजिंग हो रहा है तो होगा ही, बात समझ ना। तो ये चेंजिंग किया गया है। अब एक धारा 17 है, आप लोगों से हम जुड़ा धारा बता रहे हैं, और धारा छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। और धारा 17 है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। हाँ, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होते हैं? जिला मजिस्ट्रेट। खड़े हो जाओ, इतना जल्दी बैठो ना। किसके अधीन हो गए? जिला देखो, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, एक ही आदमी 3 काम करता है, ठीक है ना। सबका रोल अलग अलग होता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पहले क्या था, एडीएम उसके अधीन नहीं था, अधीनस्थ नहीं होता। पहले सीआरपीसी आप पढ़ोगे, एडीएम नहीं था। लेकिन अब लिख दिया कि सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, सभी, ऑल मजिस्ट्रेट। बात समझ गया ना? पहले कौन नहीं था? एडीएम उसके अधीनस्थ। अब जो भी उसका प्रभाव पड़ता हो आप लोग जानते हो, बढ़। तो लिख लीजिए, खड़े हो जाओ, शंका बैठ के नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें आपने सूची बताई, जो संज्ञेय असंज्ञेय है, इस सूची से हम जान लेंगे। अपराध, अपराध जो हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके इतर भी अन्य विधियां हैं। हाँ, वो भी अपराध। वेरी गुड। बहुत देखो, ये बहुत जैसे बस समझ गए, ये बहुत इंटेलिजेंट, उसमें भी संज्ञेय होते हैं अपराध। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, किसके दिमाग में आना चाहिए। जैसे आर्म्स एक्ट का एक्साइज एक्ट है, शराब पकड़ लिया गया, बात समझ रहे ना, या कट्टा कारतूस अवैधानिक या बिना लाइसेंस के, या एनडीपीएस का मामला हो, जितना किताब जानते हो नाम, एनडीपीएस हो, एक्साइज हो, आर्म्स एक्ट हो, और जो भी हो, एक तो एक व्यवस्था कि या तो उस अधिनियम में दिया रहता है कि ये अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय, कहीं कहीं लिखा रहता है। मान लो पूरा किताब पढ़ डाले, उसमें संज्ञेय असंज्ञेय, जमानती या जमानती नहीं लिखा, किसी किसी में लिखा है, भी बता दें। हर एग्जाम्पल इस समय हमको ध्यान नहीं है, लेकिन आर्म्स एक्ट में हमें लग रहा है कि लिखा है कि संज्ञेय है कि असंज्ञेय, लिखा है कि अधिनियम की सभी अपराध संज्ञेय होंगे। लेकिन बाय द वे नहीं मिला, ये भी समझ, बहुत अच्छा प्रश्न किए। तो इसके लिए जो अनुसूची देखते जा रहे हो, इस समय बीएनएस में कितनी धारा है? 358, बीएनएस में 358। तो 358 जहां खत्म हो जाएगा तो वहां एक दूसरा टेबल बनाया गया कि अन्य अधिनियम में अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय।
बात समझ गए ना। उसी में जहां बीएनएस का अपराध खत्म हो जाएगा, देखते जैसे 103, 4, 5, 358 खत्म हो जाएगा, उसमें अन्य अधिनियम का भी अपराधों का क्लासिफिकेशन दिया है। तो उसमें एक्ट का नाम नहीं लिखा है, वो सजा के आधार पर बनाया गया कि 3 साल तक के मामले जो होंगे संज्ञेय होंगे, और जमानती होंगे, बाकी कम वाले असंज्ञेय और जमानती। बात समझ गए ना, हमारी मंशा समझे, खड़ा हो जाए, बात समझ गए पूरा। जैसे विशेष तौर पर हम लोगों को जो सार्वजनिक संपत्ति की हाँ वेरी गुड, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम है, आपको जानना होगा, या कोई खनन उनन का मामला हो गया, पकड़ लिए, तो उसमें नहीं दिया है तो आपको वो ऑफेंस जनरली दिया जाता है, ठीक है ना। उस अधिनियम के लास्ट आते आते कहीं ना कहीं दिया है, मान लो नहीं दिया, ज्यादातर में नहीं भी दिया है, तो उसके लिए फिर इसी टेबल का ये देख भी लो, जहां 358 खत्म हो गए उसका टेबल संख्या सेकेंड कर दिया, पार्ट सेकेंड, अन्य अधिनियम के अधीन अपराध, जिसे बताया ना बीएनएस के अपराधों का वर्गीकरण, तो वहां पर देगा कि अन्य अधिनियम के अधीन अपराधों का वर्गीकरण। उसमें इतना 6 कॉलम नहीं है, उसमें 4 ही कॉलम दिया है, वो भी समझ लो। कहो खेला तो खत्म हो गया, ये बात तो बड़, इसमें 4 कॉलम दिया है। ऑफेंस, यदि अपराध 7 वर्ष, अब इसमें बढ़ा दिया, पहले वो था यदि मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास दंडनीय है, माने 7 साल से अधिक है, तो संज्ञेय है, अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। इसमें धारा नहीं देगा, अपराध का नाम नहीं देगा, क्योंकि अन्य अपराध का कोई वो वर्गीकरण इसमें नहीं देगा, कॉमन बात बता रहा है। तो बस ये सजा के आधार पर बताएगा कि अगर 7 साल से अधिक है तो संज्ञेय, अजमानती और सेशन न्यायालय। 3 साल से 7 साल तक है तो संज्ञेय है, अजमानती है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण होगा, और 3 वर्ष से कम है तो असंज्ञेय है, जमानती है और कोई भी मजिस्ट्रेट उसका विचारण, तो मोटा मोटी समझ लो 3 साल तक है तो क्या है, असंज्ञेय है, जमानती। 3 से 7 साल है तो बाकी ऊपर वाला वही है, केवल मजिस्ट्रेट विचारण करेगा, और 7 साल से ऊपर वाले में सेशन है। बात समझ में आ गई ना, सब लोग इसको ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, इसका मतलब सुन रहा है समझ रहा है, ठीक है ना। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, जिला मजिस्ट्रेट के। चलो ठीक, अब आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़कर बताते हैं कि 107(16) कहाँ गया, 107 हो गया 126, जो जांच होती थी प्रक्रिया वो हो गया 135। बीएनएसएस में कहा गया है, लिख लीजिए 107(16) को बराबर करके लिख लीजिए, हो गया है 126/135। अब कौन कार्रवाई होगी, 126 की और 135 की। बाकी प्रक्रिया में कोई चेंज, जैसे जांच करते थे वैसे ही जांच होगा, वैसे ही पुलिस की रिपोर्ट आएगी, जो भी होगा उसके अनुसार आपको करना है। अब एक मामला और बता देते आप लोगों के लिए, 130 जो था, धारा 130 सीआरपीसी वाली, क्या था, सशस्त्र बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। 129 और 130 का नाम सुने होंगे। 129 में केवल आदेश दिया जाता है कि जो भी भीड़ है, अनलॉफुल असेंबली है, यहाँ से हट बढ़ चले जाओ। जो भी अधिकारी है, आप पहुंच गए, थाने का अधिकारी पहुंच गया, पुलिस एसआई इंस्पेक्टर कहता कि चले जाओ। ये होता है सामान्य बल द्वारा, ठीक है ना। सिविल बल के प्रयोग द्वारा उसको हटाया जाता है 129। तो 129 हो गया 148, सिविल बल के प्रयोग द्वारा हो गया 129, 148। अपने अपने कोड में लिख लीजिएगा। 100 और 130 हो गया 149। जो 130 की कार्रवाई होती थी सशस्त्र बल के प्रयोग द्वारा, बोलो किसी को दिक्कत है, 130 जो था 149 हो गया। इसमें क्या था कि भीड़ को तितर बितर, अगर सिविल बल द्वारा नहीं हटता है, कहने सुनने से नहीं जाता है, तो वहां पर जो भी
वरिष्ठतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता था, उसको सशस्त्र बल द्वारा हटने का निर्देश माने लाठी चार्ज वगैरह कराता था। लेकिन इसमें अब भिन्न हो गया, अब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। इसमें कर दिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट या उसके आदेश से जो भी मजिस्ट्रेट रहेगा वही सशस्त्र बल के द्वारा हटाएगा। ये न कि रहना तो अपने मन से मनमाना करने मारो लाठिया, इसको आप लोग जिला मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने के बाद ही आप लोग सशस्त्र बल का प्रयोग करने का आदेश देंगे। ये लिखा है जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो। ये नहीं कि ऑफिस से कह दो, वहां मौके पर रहना पड़ेगा तब पुलिस को आदेश करेगा। 129-30 समझ गया ना, 30 की कार्रवाई होती है। 149 अब है धारा 144। धारा 144 हो गया है 163। हाँ, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति 144 जो था ना, यही था ना, तो उसमें डीएम, एसडीएम या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो शासन द्वारा प्राधिकृत है। 144 का हो गया 163, बीएनएसएस में आ गया है 163। इसको लिख लीजिएगा, ये सब उपयोगी है, जानना चाहिए, क्योंकि नया नया थोड़ा सा हम लोग को भी अभी याद नहीं हो पा रहा है तुरंत, लेकिन समय लगता है ना। तो 145 हो गया है 164, जहाँ भूमि या जल से संबंधित विवाद होता है पर शांति भंग होने की कार्रवाई की जाती है 145। जहाँ भूमि या जल से संबंधित विवाद है ना 145 में 164। और अर्जेंट मामला जो 144 आम भाषा में थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो मामला में आदेश करते हैं। अब एक होता है जिसे आत्महत्या कोई कर लिया, ठीक है, या विवाह के 7 वर्ष के अंदर किसी स्त्री ने आत्महत्या कर लिया, जिसमें पंचनामा वगैरह बनता है। और मृत्यु समीक्षा की जाता है, मजिस्ट्रेट को मृत्यु समीक्षा अधिकारी, पता नहीं आप लोग पावर है, ये नया तहसीलदार है, डेलीगेट करते हैं डीएम साहब। हाँ, डीएम साहब जिसको कर दें। तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट सशक्त करता है, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए इम्पावर्ड होता है। तो ये पहले 174 की कार्रवाई लिख लो, 174 सीआरपीसी हो गया 194 में, दोनों पैरेलल लिखिएगा आप लोग, समझ लीजिएगा। 174 गया 194। ये क्या है? आत्महत्या इत्यादि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना, माने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बोलते हैं कि क्या कारण उसको दर्शित हो रहा है प्रथम दृष्टया देखने से शव को, ये कि किससे मारा गया है, कितने देर का है, कुछ अनुमानित, उसमें मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। तो 174 में है, तो किसको किसको पावर समझ रहे हैं? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट जिसको पावर देती है। पहले इसका समय सीमा नहीं था, जो पुलिस थी जल्दी देती थी, लेकिन अब यह कि 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सौंप देगी। ये लिख लीजिए, टाइमिंग हो गया, कितना हो गया? 24 घंटे के अंदर। यही सब चेंज किया गया है इस बार। आत्महत्या इत्यादि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। और कौन कौन मृत्यु समीक्षा करने के लिए प्राधिकृत है मजिस्ट्रेट, इसको व्यवहारिक आप लोग जान लीजिएगा। डीएम, एसडीएम, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। आप नायब तहसीलदार भी मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि 24 घंटे में रिपोर्ट आपको मिल जाए। एक होता है मजिस्ट्रेटी जांच भी होती है, 176 था, जिसको 196 में लाया गया है। मजिस्ट्रेटी जांच, मजिस्ट्रेटों को पावर होता है कि कोई शव गाड़ दिया गया है तो उसको बाद में जांच के लिए खुदवा करके फिर से उसका पोस्टमार्टम करा के निष्कर्ष निकाले,
196। पहले था 176, अब हो गया है वो 196, 196। तो और भी आपकी बातें हैं, जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी रिमांड वगैरह देने की पावर है, 7 दिन दे सकते हैं, लेकिन वो नंबर आता नहीं क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत है, जब नहीं रहेंगे जिले में अपरिहार्य परिस्थितियों में होता है, लेकिन 7 दिन तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी रिमांड दे सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत जिम्मेदारी है। जो जो खास बातें चेंज हुई थी बीएनएसएस में कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संबंधित, हालांकि पूरा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि समय कम में, तो कोशिश मैं किया कि विधि से लेकर के हैं, क्यों तो कहीं देखे हैं यार कहाँ से आए हो? नहीं, हाँ सरकार पर टकराए हो, उसमें भूम वाला में होगा। हाँ भोले, गुड, हाँ वेरी गुड। तो ठीक है, फिर कभी दिया जाएगा। थोड़ा सा क्या बताएंगे उसको? हाँ, मृत्यु समीक्षा के लिए हमारे पास ये कैसे भरा जाता है, ये आपके पास है? ये आपको एक फॉर्मेट पुलिस प्रपत्र 211 होता है, पुलिस के हर प्रपत्र का नंबर होता है। पुलिस रेगुलेशन है, पुलिस रेगुलेशन में कैसे क्या कोई काम किया जाएगा, हर चीज का विवरण है। जैसे आपको जानकारी ना हो, पुलिस आए ना तो कहना जाए पुलिस रेगुलेशन में इसको देखो, मतलब इतना तुरंत माइंड होना चाहिए कि उन्हीं पर डाल दो, तो अपने देखो किस प्रपत्र में तुम्हारा है। तो ये जो है पंचायतनामा जो भर्ती है पुलिस प्रपत्र संख्या 211, इसका एक फॉर्मेट है, ये दिखा देंगे। और क्या क्या उसमें भरा जाता है, उसमें राय पंचांग, हालांकि 5 लोगों का हस्ताक्षर उनकी राय लेती है पुलिस, लेकिन कम से कम 2 से भी काम चल सकता है। लेकिन जैसे पंचायतनामा का दिया पंचनामा, तो 5 लोगों का कम से कम हस्ताक्षर वो कराते हैं। बाकी आप थोड़ा सा देखिए, जिले में जो है सारे पंचायतनामा आपको नहीं करने हैं। पंचायतनामा 2 तरह से होते हैं, एक जो आत्महत्या, एक्सीडेंट या जो इस तरह के डेथ में होते हैं, उसमें केवल और केवल पुलिस पंचायतनामा करती है। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके लिए डीएम साहब स्पेशली नियुक्त करते हैं कि कौन व्यक्ति जो है पंचायतनामा मजिस्ट्रेट को करेंगे, और वो मात्र उन्हीं का पंचायतनामा करते हैं जिनकी। अच्छा, देखिए, जिनकी उन महिलाओं की मृत्यु जिनका विवाह 7 वर्ष के अंदर। अच्छा, ये पंचायतनामा 2 तरह से भरा जाता है, एक तो पुलिस भरती है और कुछ विशेष मामलों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरते हैं। जो पुलिस भरती है वो सामान्य मौत, आत्महत्या वगैरह के मामले में, जो 174 पहले था अब 194 हो गया है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरते हैं वो मात्र उनमें भरते हैं जो उन महिलाओं की मृत्यु जिनकी विवाह के 7 साल के अंदर हो गई है और अननेचुरल डेथ हुई है। उसमें प्रत्येक दशा में राज्य सरकार ने ये नियम बनाया है कि उसमें मजिस्ट्रेट ही पंचायतनामा भरेंगे, और प्रत्येक नायब तहसीलदार ही भरते हैं। जहां तक प्रैक्टिकल है वो प्रत्येक नायब तहसीलदार को ही नियुक्त किया जाता है पंचायतनामा भरने के लिए। ये बात सही है कि आपके साथ पुलिस अधिकारी रहते हैं और वही लिखते पढ़ते हैं, लेकिन आपकी भी दायित्व बनता है कि आप उसको देख लें कि वास्तव में क्या है, उसकी मृत्यु कैसे हुई, आत्महत्या है या किसी तरह की चोट आई है या उसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो उसमें बाकायदे जो है लिखा जाता है प्रत्येक चीजें। ये एक पंचायतनामा का हमारे पास प्रारूप भी है, हम आपके कार्यालय में दे देंगे और आप लोग वहां से एक फोटोकॉपी ले लेंगे, तो उसमें सारी चीज लिखी है। अभी एक ग्रुप डाल दीजिए। ये सादा भी है और एक भरा हुआ है। उसमें सबसे पहले आपकी राय होती है, फिर पंचांग नियुक्त होते हैं, 5 लोग, उनकी राय होती है। उसके बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि इसकी पोस्टमार्टम कराया जाए या ना कराया जाए। पोस्टमार्टम कराने का एकमात्र कारण होता है कि इसकी मृत्यु की किस कारणों से हुई है, मृत्यु का कारण क्या रहा है, इस कारण उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। अगर आपकी ये राय निकल के आती है कि इसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है, तो फिर उसका पोस्टमार्टम कराने का कोई मतलब नहीं है। तो यह काम आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो जिले में जाते ही आपको सौंपा जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण काम है।
जी कौन करते हैं? 133। और हटाना है। नहीं, सबसे पहले तो आप ये कार्य जो है उपखंड मजिस्ट्रेट का ही होता है। आप प्रमोट करके जिस दिन उपखंड मजिस्ट्रेट बनेंगे आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है। आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है, आप देते हैं कि वास्तव में यहाँ रास्ते का अवरुद्ध किसने किया है, लोक न्यूसेंस किसने किया है, और उसको हटाने का आदेश पे एसडीएम साहब करते हैं। 152 हो गया का। अब वो वर्तमान, हाँ हाँ, हाँ यही। अब वो 152 हो गया है वर्तमान में। इसमें यही पहले भी प्रावधान था कि जब जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि कोई ऐसा लोक स्थान है, नदी है या रास्ता है जहाँ पे कोई अवरुद्ध हो गया है, तो उसके संबंध में रिपोर्ट मंगा के और उसको हटाने का आदेश करते थे, जो वर्तमान में 152 हो गया है। यही है उसका प्रावधान। प्रक्रिया कुछ नहीं बदला है, सेम वही चीजें हैं। धारा बदल गया है, कुछ में बदला है। ठीक है, तो बहुत परेशानी, तो जो करते हैं वैसे ही करेंगे, बस धारा सही लगा है। अब इसे व्यवहार में 144 था, अब उसके जगह 163 हो गया बस। और सबको जिसको पावर था वही पावर है, कोई अंतर नहीं। एक चीज और आप लोगों को बता दें, सबसे ज्यादा आप लोग, कुछ लोग प्रमोशन से, कुछ लोग डायरेक्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे भी नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल पे होते हैं, न्यायालय से आदेश। तो अब आपको, आप सभी के लिए नई जो संहिता आई है उसमें बहुत बड़ी सुरक्षा दी गई है कि अब आपको सुना जाएगा, उसके बाद ही न्यायालय आदेश करेगा। पहले सुना नहीं जाता था, सीधे मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो जाता था। जी जी, अब इसके लिए प्रावधान आ गया है कि आपको भी सूचना दी जाएगी और आप आके अपनी बात बताएंगे, आपके वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाएगी और वो रिपोर्ट आने के बाद ही कोई आदेश होगा। तो ये आप सबके लिए सुरक्षा, पहले ये चीज नहीं थी। जी जी जी, हाँ हाँ, नहीं, आप लोक सेवक के विरुद्ध ही है। लोक सेवक के विरुद्ध अगर कोई चीज है तो लोक सेवक के विरुद्ध अगर 156(3) जो अब वर्तमान में 175(3) है। हाँ? हाँ, पहले सुना पड़ेगा आपको। देखिए, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, नागरिकों की सुरक्षा भी करती है, उसमें लोक सेवक भी। लोक सेवकों के खिलाफ जो क्या होता था, कोई भी व्यक्ति पब्लिक कुछ भी आरोप लगा देता था, जिसे पुलिस वाले गए गिरफ्तार करने तो मारपीट करने का, या कोई भी है आकर भी तरह तरह का कि इन्होंने ये किया, वो मांगा, ये दिया, कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत दिक्कत होती थी कि मजिस्ट्रेट 156(3) में बिना सुने आपको FIR का कोई धारा में दर्ज करने का आदेश कर देते, या 156 में परिवार हुआ तो परिवार में भी बिना सुने आपको तलब कर लिया है। बात समझ है ना? अब ये बात नहीं होगी। ये धारा 226 और 175, इसको चाहे तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा लोक सेवकों का है। ये आप पे कोई आरोप लगाता है, FIR करने के लिए जाता है कोर्ट में, पुलिस तो नहीं दर्ज करेगी, लेकिन कोर्ट से 156(3) जो होता था उसमें बहुत दिक्कत होती थी। यहीं पर एक मुकदमा दर्ज हो गया था हरदोई में ही। हाँ हाँ, अब लेकिन अब ऐसा 1 जुलाई से आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ ये रहे हैं, जानते हैं, उसमें कई मामलों में हाई कोर्ट भेजना पड़ा, तब CGM साहब यही तलब किए थे, तब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहले तो आपके, माने कोई लोक सेवक है, आपने व्यक्तिगत मत लेना, वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्य और परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट तलब कोर्ट करेगी, CGM कोर्ट या जो भी, किसे करेगी? वरिष्ठ अधिकारियों से। फिर आपको भी सुना जाएगा, और सुनने के बाद अगर उचित पाएंगे तब, तो सुनने के बाद आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हम अपनी बात रख दिए। नहीं रखते थे तो बात पर्दे के पीछे रह जाती थी। बात समझ है ना? ये बहुत बड़ा सुरक्षा सब लोक सेवकों को मिला है, खासतौर से जो जनता के बीच आप लोग हो या पुलिस वाले हैं ना। और 156 का जगह क्या हो गया? 175 का 4 लिख लीजिए, बल्कि 156 CRPC में था ना, आदेश होता था, उसकी जगह हो गया 175 का 4। और जब मान लीजिए उसमें नहीं परिवाद भी होता था, परिवाद में भी तलब भी होती थी। बताने 2 रास्ते हैं, कोई भी ऑफेंस होने पर या तो न्यायालय थाने जाओ या तो न्यायालय जाओ। तो न्यायालय में परिवाद कर दिया, उसमें भी 226 में आपको
परिवाद वाले मामले 226 में आते हैं। यही है। 226 में भी बिना आपको ये, हाँ ये 223 हो गया परिवाद वाला में कि लोक सेवक के खिलाफ है, उसमें भी लोक सेवक को सुनाया जाएगा और उसके वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट तलब करके ही तलबी की जाएगी। पहले 202 200 ऐसे होता था, अब 223 हो गया है, इसमें सुना जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी सुरक्षा मिल गई है, इसको जानना चाहिए। अधिकारों को भी जानना है, दायित्वों को भी जानना है, हर चीज को जानना है। और कुछ बताना है? बताएंगे, कहिए तो बता दे। बता ऐसा है कि एक कोर्स में भी जो हम लोग के पास गया था ना, उसके विषय में भी उसमें एक चैप्टर था न्यायालय अवमान अधिनियम। क्योंकि आप सभी लोग न्यायालय का काम भी करते हैं, न्यायालय पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो न्यायालय की अवमानना कब होगी, किन परिस्थितियों में होगी, इसको भी जानना जरूरी है। आपके कार्य के लिए ये कार्य के अनुरूप है। देखिए, न्यायालय अवमान जो 1971 बना, उसमें दो तरह से अवमान है, एक सिविल अवमान है और एक क्रिमिनल अवमान है। सिविल अवमान और आपराधिक अवमान। सिविल अवमान कब होगा और आपराधिक अवमान कब होगा, उसकी बाकायदे डिफिनीशन दी गई है, हम दे देंगे एक्ट, आप लोग उसकी कॉपी ले लीजिएगा। लेकिन सिविल अवमान से मतलब ये है कि जो कोई न्यायालय का डिग्री, आदेश या कोई निर्णय उसका वायलेशन करता है तो ये सिविल अवमान की श्रेणी में आता है। और क्रिमिनल अवमान से मतलब इतना है कि जैसे आप न्यायालय में कोर्ट कर रहे हैं बैठ के, बहुत सारे होते हैं कि वकील साहब लोग हल्ला करते हुए कोर्ट में चढ़ गए, आपसे लड़ाई कर लिए, गाली गलौज करने लगे, तो ये हो गया आपराधिक अवमान। दोनों की प्रक्रियाएं भी अलग हैं। एक चीज और है कि आप अपने न्यायालय का स्वतः भी अवमान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल दूसरा ही करेगा, आप भी अपने न्यायालय की अगर प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चलाते हैं, वहां पता चले कि शराब पी के बैठे हैं, तो ये आप न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आएगा। तो व्यक्ति अपने स्वतः न्यायालय का भी अवमान करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कब अवमान नहीं होगा। जैसे अगर कोई पत्रकार है, किसी जजमेंट को वो बहुत छाप देता है, तो अवमान की श्रेणी में नहीं आएगा। न्यायालय के निर्णय का सही प्रकाशन कतई अवमान की श्रेणी में नहीं है। अगर वो कोई गलत तथ्यों का प्रकाशन करता है, वो अवमान की श्रेणी में आएगा। या जिसको न्यायालय ने प्रोहिबिटेड कर दिया है कि इसको आप प्रकाशित नहीं करेंगे, उसका वो प्रकाशन करते हैं, तो वो अवमान की श्रेणी में आएगा। अवमान के लिए धारा 12 में दंड की व्यवस्था दी गई है, जिसमें 6 माह का सजा दंड दिया गया है। ये सारी चीज प्रक्रिया है। और एक और है कि अधीनस्थ न्यायालय कभी अपने अवमान के लिए दंडित नहीं कर सकते, आपको रिपोर्ट बना के अपने वरिष्ठ को भेजनी होगी। ये नहीं कि स्वतः आप खुद कंटेंट चला के और उनको दंडित कर देंगे। तो बहुत शॉर्ट में इतना ही था अवमान की प्रक्रिया। देखिए, अगर ये प्रक्रियात्मक आप प्रैक्टिकली जानना चाहें तो एफआईआर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है उसमें चिक कटती है, और उसमें पुलिस को बिना न्यायालय की परमिशन के विवेचना का अधिकार होता है। मामला इस तरह का है कि अगर 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है तो पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार भी कर सकती है, उनको जेल भेज सकती है। लेकिन एनसीआर में चिक नहीं कटती है, एक तस्करा पड़ता है। उसके बाद उनका एक पुलिस प्रारूप पहले 342 था, अब कुछ चेंज हो गया है समथिंग, अब हमको इस समय वर्तमान में नहीं याद है। उस प्रारूप में एक रिपोर्ट कट जाती है और आपको न्यायालय थाना पुलिस से हिदायत दी जाती है कि आप न्यायालय जाएं और वहां से आप जो है इस मामले की विवेचना कराने का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा अंतर यही है दोनों में कि एफआईआर में आप पुलिस स्वतः विवेचना शुरू कर देती है, और एनसीआर में जब तक न्यायालय की परमिशन नहीं होगी तब तक पुलिस विवेचना नहीं करेगी। नहीं, जीडी एक ही होती है। चिक उसका भी दाखिला पुलिस अपनी भाषा में दाखिला कहती है कि हाँ हमने चिक का दाखिला कर दिया, उसका भी दाखिला उसी जीडी में होता है और एनसीआर का भी दाखिला उसी जीडी में। जीडी एक ही होती है थाने पे। हाँ, तस्करा वही दाखिला तस्करा जो भी आप कहें, तो एनसीआर का भी उसी में होता है, एफआईआर का भी उसी में होता है। बशर्ते अंतर इतना ही सबसे बड़ा मेजर अंतर है कि पुलिस एफआईआर में बिना न्यायालय की परमिशन के विवेचना शुरू कर देती है। अपराध इस तरह का है तो गिरफ्तारी कर सकती है, तमाम जो भी प्रक्रिया हैं सारी प्रक्रिया अडॉप्ट करेगी। लेकिन एनसीआर में जब तक न्यायालय का आदेश नहीं होगा तब तक गिरफ्तार कोई प्रक्रिया अडॉप्ट नहीं करेगी। पुलिस का ये दायित्व भी बनता है कि एनसीआर जो ही दर्ज करे तो ही वादी मुकदमा को ये बताए कि आप न्यायालय जाएं और न्यायालय में इस एनसीआर के संबंध में विवेचना का आदेश करा लें।
और आपको भले ही न बताए पुलिस, लेकिन अपने तस्करा में जरूर ये बात लिखती है कि हमने वादी मुकदमा को ताकीद कर दिया कि वो सक्षम न्यायालय में जाए और चारा जो ही करे। यही अंतर है। ठीक, थैंक यू। और किसी को कुछ बहुत अच्छा प्रश्न पूछे, ऐसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि चूंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत प्रश्न है, आप उसी में जा रहे हैं तो कुछ न कुछ आशा है कि हम लोगों को जो भी बात बताए लाभ मिलेगा।